आज का टॉपिक है प्राचीन विश्व। ठीक है, प्राचीन विश्व की विशेषताएं। प्राचीन मतलब होता है पुराना, ठीक है। विश्व मतलब पूरी दुनिया, और उसकी विशेषता मतलब उसकी क्या क्या, एक तरीके से हम जाने तो उसकी क्या क्या विशेषता रही, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ रही हैं, राइट। ये हम जानेंगे आजकल। उनमें सबसे पहले हम एक देश ले लेते हैं जिसका नाम है मिस्र। ठीक है, क्या नाम है? मिस्र। अब मिस्र से क्वेश्चन ये आता है कि मिस्र के बारे में अगर हमें जानना है तो उसकी क्या विशेषता है। मिस्र के बारे में अगर हम जानना है तो क्या मतलब क्या साधन है उसके। पहला उसका साधन है पुरातात्विक साधन। क्या है? पुरातात्विक साधन। ठीक है, पुरातात्विक साधन में जो आपको ध्यान रखना है वो याद रखना है कि पुरातात्विक साधन वो हैं जैसे कि समाधि, किस किस की समाधि है उधर, समाधियों से आपको पता चलेगा, या मंदिर, पुराने जो मंदिर हैं उनसे आपको पता चलेगा, या इसके अलावा रोशेट इनके बारे में पता चलेगा, रोशेट अभिलेख। ठीक है, रोशेट अभिलेख, इनको देखकर आपको मिस्र के बारे में पता चलेगा। या फिर आप पिरामिड देख लो। क्या देख लो? पिरामिड देख लो। ठीक है, पिरामिड से आपको पता चल जाएगा। समझ में आया? एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मिस्र के बारे में अगर हमें जानना है तो पुरातात्विक साधन हमको पता होना चाहिए, यानी उसकी समाधि देख लीजिएगा, उनके अंदर जो मंदिर हैं उनको देख लीजिएगा, या रिसोर्ट अभिलेख। अभिलेख किसको कहते हैं? हाथों से लिखे गए पत्थर उस टाइम में, उनको अभिलेख कहा जाता है। या फिर पिरामिड हो उधर, उसके क्या है? पिरामिड है। ये पुरातात्विक साधन है। इसके अलावा जो आपके साधन हो सकते हैं, या इसके अलावा जो साधन है, एक है साहित्यिक साधन। क्या साधन हो सकता है? साहित्यिक साधन। कौन सा हो सकता है? साहित्यिक साधन। ठीक है, अगला हम देखेंगे साहित्यिक साधन। नाम याद रहेगा, पहला था पुरातात्विक साधन, दूसरा है दूसरा क्या है? दूसरा साधन था मिस्र के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक साधन। कौन सा है? साहित्यिक साधन। ठीक है, साहित्यिक साधन। उसके साहित्य को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। साहित्यिक साधन में जैसे हेरोडोट्स या मैनेथोस, क्या देख लीजिएगा? हेरोडोट एक उसका साहित्य है, हेरोडोट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, या मैनेथो, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा क्या? मैनेथो। ठीक है, अगला क्या है? उसको डायोडोस। ये क्या है? साहित्य है, साहित्यिक साधन है। जैसे साहित्यिक साधन का मतलब है कुछ लिखी हुई बातें हैं, डायोडोस। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट जो मिस्र को जानने का है वो है, मिस्र को जानने का नेक्स्ट साधन है आधुनिक साधन। क्या है? आधुनिक साधन। आधुनिक साधन में मतलब आधुनिक तौर पर आपको क्या देखना पड़ेगा? आधुनिक। तो अगले क्या है? आधुनिक साधन में जो आपको याद रखना है, यानी JS नाम के एक व्यक्ति है, JS बरस्टेड। ठीक है, या की पुस्तक पढ़ लें, या फिर इरमान व्यक्ति है, इनकी पुस्तक पढ़ लें। ठीक है, तो आधुनिक साधन में क्या है? JS बरस्टेड, इसकी किताब पढ़ लें या इरमान की किताब पढ़ लें। इससे हमें मिस्र का इतिहास पता चल जाएगा। समझ में आया? बस 3 ही पॉइंट याद रख लें। पहला पॉइंट था पुरातात्विक साधन, उसमें आपको मंदिर देख लेने हैं, समाधियाँ देख लेनी है, रोस्टेडा अभिलेख देख लेने हैं, या पिरामिड देख लेने। ठीक है, इनसे आपको इतिहास पता चल जाएगा मिस्र का। दूसरा था साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन में आप डेरोटोटस और मैनेथो या डायोडोस, ये आपको एक साहित्यिक साधन है, साहित्य लिखी हुई चीज़ें हैं, ये आपको उधर से मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने आधुनिक साधन बताया। आधुनिक साधन में आप JS बरस्टेड और इरमान की आपको क्या करनी है? बुक पढ़ लेनी है, इरमान और JS बरस्टेड की। ठीक है,
ये आपका उसका मिस्र का इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के लोगों की आर्थिक कैसी थी? मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? सॉरी, ये है, ठीक है, पहला पढ़ना है, इतिहास के भागों में जो बांटा गया मिस्र को, ठीक है, मिस्र के इतिहास के हिस्से, ठीक है, कितने हिस्सों में मिस्र के इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। पहला जो मिस्र का इतिहास का हिस्सा है वो प्राचीन काल है। क्या है? प्राचीन काल। दूसरा मध्यकाल है। क्या है? मध्यकाल। और तीसरा आपका नवीन काल। तीसरा क्या है? नवीन काल, ठीक है। प्राचीन काल में जो है आपको ये जो प्राचीन काल की सीमा है ये आपकी क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आपको, हिस्से वाले भाग को, इसको। प्राचीन काल में जो आपको देखना है या फिर प्राचीन काल का जो युग है वो 3400 से 2160 ईस्वी तक चला है। प्राचीन काल को यानी 3400 से 2160 का जो काल है वो आपका क्या कहलाएगा? प्राचीन काल। और 2160 से 2160 से और 1580 का जो काल था इसको मध्यकाल कहा गया है। और 1580 से जो आपका 650 ईस्वी है इसको नवीन काल कहा गया है, ठीक है। बस ये याद रखने, प्राचीन काल 3400 से 2160, मध्यकाल 2160 से 1580 और नवीन काल 1580 से 650 तक, ठीक है जी जनाब। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियां मिस्र के लोगों की, ठीक है। मिस्र की आर्थिक स्थिति या आर्थिक गतिविधि मतलब कार्य। मिस्र के लोगों का, मिस्र की आर्थिक गतिविधि। तो आर्थिक गतिविधि में सबसे पहला जो पॉइंट आपको डालना है वो है उद्योग धंधे। क्या डालना? उद्योग धंधे, ठीक है, उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधों में जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि मिस्र के जो लोग थे ना इनका काम था जहाज बनाना। क्या बनाना? जहाज बनाना, ठीक है। और अगला काम क्या हो सकता है इनका? अगला काम जो इनका था वो था, जहाज बनाने के अलावा इनका काम था मिट्टी के बर्तन बनाना। क्या बनाना? मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर काटना, ठीक है, पत्थर काटना। और क्या हो सकता है इसका? गहने व बर्तन बनाना। क्या बनाना? गहने व बर्तन बनाना, ठीक है, बर्तन बनाना। और क्या कार्य हो सकता है? इसके अलावा तांबे कांसे के हथियार बनाना, ठीक है, तांबे और कांसे के हथियार बनाने, या ऐसे याद रखिए हथियार बनाना, ये भी उनका उद्योग था, धंधा था। या कपड़े बुनना। क्या बनाना? अगले क्या है? हथियार तैयार करना। इसके अलावा कपड़े बुनना, कपड़े बुनना, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कपड़े बुनने के अलावा फर्नीचर या लकड़ी का काम, ठीक है, लकड़ी का काम, ये भी उनका काम था मिस्र वालों का। और ठीक है, बस इतना ही लिखोगे इसमें, किसमें? उद्योग धंधे में। अगला पॉइंट जो था उनके कृषि भी कार्य था। क्या था? कृषि। मिस्र वाले लोग कृषि भी करते थे। कृषि में वो गेहूँ है, ठीक है, कपास है, इसके अलावा जौ है, ठीक है, गेहूँ, कपास, जौ, अंजीर, वो अंजीर की खेती करते थे, या खजूर की खेती करते थे, अंगूर की खेती करते थे, ठीक है, खजूर है, अंगूर है, इनकी खेती किया करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है पशुपालन। क्या है? मिस्र के लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में जैसे गाय का पालना, ठीक है, या बंदर है उनका पालन पोषण करते थे, मुर्गी रखना, ठीक है, ये पशुओं में आते हैं, या बछड़ा रखना, ठीक है,
या फिर बस ये आप याद रखोगे। अगला, पशु के बाद में वो व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? मिस्र के लोग व्यापार भी करते थे, ठीक है। जैसे मिस्र के जो लोग थे ना, वो भारत या अरब, ठीक है, भारत अरब, इनसे मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाते थे। भारत और अरब देशों से ये मसाले मंगवाते थे। क्या लाते थे? मसाले, या फिर आपके रंग, कलर जो है, या तेल जो है, ठीक है, या पाउडर जो है, ये कहाँ से आते थे मिस्र में? ये भारत और अरब कंट्री से आते थे और उन्हीं का इस्तेमाल अपने कहाँ करते थे, ठीक है। ये हो गया मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ। इसके अलावा मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन कैसे चला करो मिस्र के लोगों का, क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था में जो आपको ध्यान रखना है, वो याद रखना है कि एक उसमें होता था फराओ। क्या होता था? पहला फराओ क्या होता था? अब ये फराओ क्या था? फराओ वहाँ का वो फराओ कहते थे किसको? शासक को। शासक मतलब जो राजा होता था उसको कहते थे। और वो लोग उसको ने देवता के रूप में मानते थे। किसके रूप में? देवता के रूप में मानते थे। बस ये बात आप इसमें लिखोगे फराओ में, कि वहाँ के फराओ जो है शासक को कहा जाता था, वो शासक को देवता के रूप में मानते थे, ठीक है। अगला जो बात आपको प्रशासनिक व्यवस्था में याद रखनी है वो है, वहाँ एक वजीर भी होता था। क्या होता था? वजीर। और वजीर का काम क्या था? शासन को संचालित करना, ठीक है। क्या करना? शासन को संचालित करना, ठीक है। और दूसरा है लगान लगाना। कहीं पे लगान लगानी है, टैक्स लगाना, जिसको आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में बोलो टैक्स लगाना, लगान लगाना, ठीक है। और अगला वजीर का काम होता था आय और व्यय, मतलब खर्च और आमद, इनका हिसाब किताब रखना। आय और व्यय का हिसाब किताब रखना, ठीक है। बस अगला जो होता था इसके प्रशासन में, अरब के प्रशासन में, वो होता था परिषद। क्या होता था? परिषद, ठीक है। परिषद में जो आपको याद रखना है, फराओ को परामर्श का देने का कार्य शारू करते थे। शारू विरुद्ध दरबारी के एक अलग परिषद थी। यानी परिषद के अंदर ने विरुद्ध दरबारी रहते थे। विरुद्ध मतलब बूढ़े दरबारी, ठीक है, विरुद्ध दरबारी। और विरुद्ध दरबारियों का क्या काम था? विरुद्ध दरबारियों का काम था जो आपका फराओ है, यानी जो शासक है, उसको परामर्श देना। उसको परामर्श मतलब सजेशन देना, सुझाव देना। क्या देना? सुझाव देना। यानी दूसरी बात कहें तो, या दूसरे तरीके से मैं इसको बताऊं तो, परिषद में लोग होते थे विरुद्ध दरबारी होते थे, यानी बूढ़े लोग होते थे। और इनका काम होता था क्या करना? सलाह देना। अगर अपनी दूसरी भाषा में लिखो तो सलाह देते थे किसको? राजा को, शासक को या फराओ को, ठीक है। एक है आपकी सैन्य व्यवस्था। अगली क्या है? सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था की क्या थी? सैन्य व्यवस्था में क्या आपको याद रखना है कि बरहाव राजवंश में ना फराओ ने स्थाई, मतलब स्थाई का क्या मतलब है? स्थाई मतलब परमानेंट सेना रखनी शुरू कर दी थी। क्या रखनी शुरू कर दी? फौजी रखने शुरू कर दिए थे, परमानेंट, ठीक है। उससे पहले 12वें राजवंश से पहले फराओ सेना नहीं रखते थे। 12वें राजवंश के बाद में सेना रखी, और ये सेना स्थायी सेना थी, परमानेंट सेना थी। जो लग गया तो लग गया सेना में, ठीक है। समझ में आ गया सैन्य व्यवस्था का। अगली जो व्यवस्था थी उनके शासन की, वो थी प्रांतीय व्यवस्था। क्या थी? प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था में आपको क्या ध्यान रखना है? प्रांतीय व्यवस्था में स्थानीय व्यवस्था सामंत के हाथ में थी। प्रांतीय व्यवस्था का नाम है
जो प्रांत है, प्रांत मतलब जैसे हरियाणा एक क्या है, अलग स्टेट है, हमारा में तो हरियाणा होता है, ऐसे ही उधर क्या होता था, जैसे पूरा कोई जिला है या कोई स्टेट है उसको प्रांत बोलते थे। तो प्रांत में ना प्राचीन काल में या मिस्र में प्रत्येक प्रांत को नोम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नोम कहा जाता था। प्रांत को क्या कहते थे? नोम। प्रांत को क्या कहते थे? नोम कहते थे। और जो नोम का राजा जो होता था ना, नोम का, जैसे हिंदुस्तान का राजा तो मोदी जी है, या जो सीएम पीएम है वो मोदी जी है, ऐसे ही सेम एज इट इज हमारे हरियाणा का सीएम कौन है? खट्टर जी है। ऐसे ही उधर जो होता था प्रांतीय राजा जो होता था उसको हम बोलते थे उसको हम बोलते थे उसको बोलते थे नोमार्क। क्या बोलते थे? नोमार्क बोलते थे। नोमार्क नोम का राजा होता था, यानी प्रांत का राजा, पूरे मिस्र का राजा नहीं, एक छोटे हिस्से का राजा। ठीक है। और इसका जो चयन करता था ना, इसको जो लगाता था, बनाता था, नोमार्क जो बनाता था, नोमार्क बनाता था फराओ। कौन बनाता था? फराओ। ठीक है, फराओ बनाता था, यानी जो मिस्र का राजा होता था वो प्रांत का राजा बनाता था, उसको बोलते थे नोमार्क। याद हो जाएगा अभी? वेरी गुड। नेक्स्ट है स्थानीय व्यवस्था। क्या है? स्थानीय व्यवस्था ने वो सामंत के हाथ में थी। किसके हाथ में? सामंत मतलब जैसे जमादार होते थे पहले टाइम में हिंदुस्तान में। ठीक है, जो पुलिस और न्याय संबंधी कार्य का अधिकार रखता था। अच्छा, ये सामंत जो है ना, पुलिस का भी अधिकार था इसके पास, पुलिस का कार्य होता था इसके पास, और इसके पास न्याय का कार्य होता था। किसका? न्याय का कार्य, किसको पकड़ना है, ठीक है, गाँव से किसको पकड़ना है, किसके पक्ष में जो है न्याय सुनाना है, किसके पक्ष में जो है फैसला सुनाना है, ये कौन करता था? सामंत करता था। ये इसलिए आता है किसमें? स्थानीय व्यवस्था में। तो स्थानीय व्यवस्था यानी जगहों की व्यवस्था किसके हाथ में थी? सामंत के हाथ में। और सामंत का कार्य था पुलिस वाला काम और न्याय वाला काम। ठीक है। अच्छा, अगली जो आपको याद रखनी हो, न्याय व्यवस्था, उसकी न्याय कैसा था उधर का? न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था में आपको याद रखना है कि उधर ने लिखित मुकदमे होते थे। कैसे? लिखित मुकदमे होते थे। मुकदमे को हम कहेंगे FIR होती थी, लिखित, जैसा आज भी होती है। और उधर का रूल था 3 दिन में फैसला देना। 3 दिन में क्या देना? फैसला करके देना। ठीक है। न्याय कठोर होता था उसमें। क्या होता था? न्याय, जो न्याय निकल के आता था, सजा होती थी। जो सजा होती थी वो सजा कैसी होती थी? सजा आपकी कठोर होती थी। कैसी होती थी? कठोर, मुश्किल सजा होती थी। चोर के हाथ काट ले गए, इस तरह की सजा, जैसे देश से निकाल देना, ये सारी सजा होती थी उसका। ठीक है। ठीक है, ये था मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था। अगर मिस्र ने दुनिया को क्या दिया है? मिस्र ने दुनिया को क्या दिया है? मिस्र की संसार को देन। ठीक है, संसार को देन। देखो, मिस्र ने दुनिया को क्या दिया है? सबसे पहला तो मिस्र ने दुनिया को कैलेंडर दिया है। क्या दिया है? कैलेंडर दिया है। ठीक है, यानी जो अभी मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष कैलेंडर दिया है। ठीक है, 365 दिन का वर्ष कैलेंडर जो दिया है, किसने दिया है? मिस्र ने दिया है। ठीक है, आगे जो मिस्र ने दिया है वो भी आप ध्यान रखिएगा। वो मिस्र ने ये दिया है कि जो औषधि है, दवाइयाँ हैं, क्या है? दवाइयाँ। क्या दिया है मिस्र ने? दूसरी दवाई। देखो, मृतक शरीर को शताब्दियों तक सुरक्षित रखने का रसायन लेप या 600 दवाइयों के नामों की सूची भी मिलती है। यानी जो मरा हुआ आदमी है उसको सुरक्षित रखने का जो लेप है या रसायन है वो किसने दिया है? मिस्र ने दिया। या के अलावा 600 दवाइयाँ भी किसने दी हैं? मिस्र ने दी है। ये याद रहेगा। आगे इसके अलावा मिस्र ने जो आपको दिया है, वो मिस्र ने दिया है विविध आविष्कार। क्या दिया है? विविध आविष्कार। विविध आविष्कार का क्या मतलब है? विविध आविष्कार, जल घड़ी, सूर्य घड़ी आदि, ये क्या है? विविध आविष्कार हैं। कौन कौन सी दी है विविध आविष्कार में? जल घड़ी दी है, जल की घड़ी, या फिर सूर्य की घड़ी,
ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं किसने? मिश्र ने दिए हैं ये भी। इनको बोलते हैं विविध आविष्कार। ठीक है, आगे जो मिश्र ने दिया है वो दिया एकेश्वरवाद। क्या दिया है? एकेश्वरवाद। मिश्र ने एकेश्वरवाद का प्रचलन भी किया है। एकेश्वरवाद, मिश्र ने एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचलन किया है। ठीक है, बस ये याद रखोगे इसमें। ठीक है, या आगे समझ में, बस ये मिस्र के बारे में था।